ओके जी, सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज अ वेरी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट द ब्लड सप्लाई ऑफ द स्टमक। ठीक है, सो ये हम अपने क्लिनिकल लेक्चर के साथ इसको कोरिलेट करने के लिए मैं लेके आया हूँ ताकि आपके यहाँ से एमसीक्यू सॉल्व हो जाए। तो आप देखें कि इस डायग्राम के अंदर आपको जो ग्रेटर और लेसर कर्वेचर ऑफ स्टमक है उसके साथ आपको वेसल्स नजर आ रही है। मैंने आपसे कहा था कि दिस इज द लेसर कर्वेचर ऑफ द स्टमक, दिस ऑल अप टिल दिस पॉइंट, एंड दिस इज द ग्रेटर कर्वेचर ऑफ द स्टमक। यहां तक ये जो पार्ट होता है ना ऊपर वाला, दिस इज द फंडस ऑफ द स्टमक, इतना सा पार्ट। और उसके बाद यहां तक हम कहते हैं दिस इज द बॉडी ऑफ द स्टमक, फिर आ जाता है जी एंट्रम ऑफ द स्टमक, फिर आ जाता है पाइलोरस, और फिर यहां जाके ना ये दिस इज कॉल्ड पाइलोरिक स्फिंक्टर। ठीक है, जिसको आप उसको पाइलोरिक स्फिंक्टर ही बेसिकली जो है वो इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है। हर एरिया की ब्लड सप्लाई डिफरेंट है, हर एरिया की ब्लड सप्लाई के बारे में एमसीक्यूज आते हैं। और यहाँ पर मैं अगर आपको ये बताऊं कि अगर गैस्ट्रिक अल्सर्स हो जाएं, सपोज करो अल्सर हो जाए, तो मोस्ट ऑफ दी अल्सर्स जो होते हैं वो लेसर कर्वेचर के साथ होते हैं, यानी यहाँ कहीं कहीं ना कहीं अल्सर हो। तो ये एक एमसीक्यू आया हुआ है कि जी मोस्ट कॉमन अल्सर्स इन द स्टमक किस पॉइंट पे होते हैं, तो आंसर इज दी लेसर कर्वेचर। ठीक है, उसके बाद आ जाता है कि जो ब्लड सप्लाई है उसमें कौन कौन सी है। तो मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पे एक ट्रंक है विच इज कॉल्ड सीलियक ट्रंक, और इस सीलियक ट्रंक से तीन बड़ी वेसल्स निकलती हैं। सीलियक ट्रंक से तीन, एक वेसल यहाँ से ये इस तरह जा रही है, एंड दिस इज कॉल्ड कॉमन हेपेटिक आर्टरी, ये मैंने समझाया था। दूसरी वेसल मैंने कहा था यहाँ से घूम के देखें, ये जा रही है, ये जा रही है, ये जा रही है, और दिस इज कवरिंग द लेसर कर्वेचर, दिस इज कॉल्ड एज सॉरी लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, एलजीए, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। और लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी ही लोअर एंड ऑफ द एसोफेगस को सप्लाई कर रही है। 100% आने वाला एमसीक्यू, दो हो गए एमसीक्यू। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और तीसरी जो आर्टरी है वो आप देखें कि स्टमक के पीछे से गुजर के जा रही है, जस्ट ये फैंटम में आपको उन्होंने थोड़ा फेडेड शो किया हुआ, इट मींस कि इट इज गोइंग बिहाइंड द स्टमक, एंड दिस इज द स्प्लेनिक आर्टरी। अब वो आ जाती है स्प्लीन के पास। इस स्प्लेनिक आर्टरी की ही कुछ ब्रांचेस देखें, दे आर गोइंग टू द फंडस ऑफ द स्टमक। इनको कहते हैं शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज, तकरीबन 3 से 4 होती है। ठीक है, उसके बाद ये जो स्प्लेनिक आर्टरी है, इसी की एक ब्रांच, वो यहाँ इन्होंने शो नहीं की लेकिन मैं आपको शो करूंगा कि यहाँ से स्प्लेनिक आर्टरी की एक ब्रांच जाती है पेंक्रियाज के लिए। याद रखिएगा उसका नाम भी पेंक्रियाटिक आर्टरी ही है, पेंक्रियाटिक आर्टरी। ठीक है, उसका पूरा नाम पेंक्रियाटिक आर्टरी मैग्ना, उसे पेंक्रियाटिक आर्टरी मैग्ना भी कहते हैं। ठीक है, या डॉर्सल पेंक्रियाटिक आर्टरी भी कहा जाता है उसका नाम। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट ब्रांच है क्योंकि ये स्प्लेनिक आर्टरी से आ रही है। सो अगर पेंक्रियाज की ब्लड सप्लाई डिस्कस करोगे तो वो पेंक्रियाटिक आर्टरी से ही आप उसको जो है वो दे रहे हो। अच्छा, ये पॉइंट्स कवर हो गए। अब देखो एक और पॉइंट जो है इसमें इंपॉर्टेंट, कि जो लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी है, मैंने कहा दिस इज द डायरेक्ट ब्रांच ऑफ द सीलियक ट्रंक। और यहाँ से ये जो राइट गैस्ट्रिक आर्टरी आ रही है, यू कैन सी दिस वन विच इज कमिंग हियर। तो यहाँ आके लेफ्ट और राइट का एनास्टोमोसिस होता है इस पॉइंट के ऊपर। तो राइट गैस्ट्रिक आर्टरी किसकी ब्रांच है? अगेन अ वेरी हॉट फेवरेट एमसीक्यू, द आंसर इज प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी। ठीक है, सो पहले होती है कॉमन हेपेटिक आर्टरी, कॉमन हेपेटिक आर्टरी बाद में बन जाती है प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी। यहाँ पे बड़ा ही एक हॉट फेवरेट एमसीक्यू है कि कौन से स्ट्रक्चर के बाद आप कॉमन को प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी कहना शुरू कर देते हैं। याद रखना, एक ब्रांच आती है उसका नाम है गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी। गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी से पहले पहले कॉमन हेपेटिक होती है, और गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी के बाद इसको प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी। पेट एमसीक्यू। सो यहाँ पे आपका आंसर आएगा गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी। कॉमन हेपेटिक आर्टरी बिकम्स प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी वंस द गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी इज रिलीज्ड। ठीक है, अब गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी ये देखो वो जा रही है नीचे, उसका नाम आपको क्या बता रहा है? गैस्ट्रोड्यूडेनम। इसका मतलब है इसने स्टमक को भी सप्लाई करना है, इसने ड्यूडेनम को भी सप्लाई करना है। जब ये नीचे आ जाती है ना गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी, तो ये दो में डिवाइड हो रही है। 100% आने वाला एमसीक्यू, 100% आने। व्हाट आर द टू टर्मिनल ब्रांचेस ऑफ गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी? याद रखना, एक आर्टरी है फॉर पेंक्रियाज, उसका नाम है सुपीरियर पेंक्रियाटिकोड्यूडेनल आर्टरी। एक आर्टरी का नाम है गैस्ट्रो एपिप्लॉइक आर्टरी। तो ये जो ग्रेटर कर्वेचर मैंने आपसे कहा था ना कि आधा अगर मैं कर लूं, तो ये जो हाफ है ना ग्रेटर कर्वेचर का, राइट हाफ, दिस इज सप्लाइड बाय राइट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक आर्टरी, एंड दिस इज द ब्रांच ऑफ गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी, ब्रांच ऑफ द गैस्ट्रोड्यूडेनल। अब जो बाकी हाफ ये वाला बच गया था ना लेफ्ट हाफ, ये स्प्लेनिक आर्टरी से इसकी ब्रांच आएगी।
तो लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक आर्टरी, हमारे पास राइट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक है, लेफ्ट है गैस्ट्रो एपिप्लॉइक। लेफ्ट इज अ ब्रांच ऑफ स्प्लैनिक, याद रखना है, एंड राइट इज अ ब्रांच ऑफ गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी। ठीक है, ये तो हो गया जनाब इसका वेस्कुलेचर। अब आते हैं बात क्लिनिकल पॉइंट्स की। कहते हैं आपसे एक पेशेंट है, उसको यहाँ पर अल्सर ऑफ द स्टमक हो, तो बताइए कि अगर ये अल्सर ज्यादा डीप चला जाए तो कौन सी आर्टरी है जिसको ये इरोड करेगा और वहां से ब्लीडिंग कराएगा? तो याद रखिएगा द आंसर इज लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। यही अल्सर अगर मैं यहाँ बना दूंगा, नाउ द आंसर इज राइट गैस्ट्रिक। अल्सर की पोजीशन वो चेंज करेंगे, एमसीक्यूज आपके बनाते जाओ। फिर वो कहते हैं अगर अल्सर फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडिनम में हो, यहाँ पे, तो आपको नजर आ रहा है कि इसके पीछे से एक आर्टरी गुजर रही है, उसका आंसर है गैस्ट्रोड्यूडिनम। तो याद रखना। लेकिन एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वो आपसे कहेगा कि अल्सर है इन दी फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडिनम, फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडिनम, और वॉल आपको कहेगा एंटीरियर या पोस्टीरियर। तो याद रखना, गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी ड्यूडिनम के पीछे से गुजरती है, इसलिए जो अल्सर है वो पोस्टीरियर वॉल का होगा, इंटीरियर वॉल का नहीं। So posterior wall ulcer of the duodenum, it can enter into the gastroduodenal artery. It can cause lot of bleeding. It can cause death of the patient. वो याद रखिएगा कि वो ये पक्का एमसीक्यू। उसके बाद सवाल आ जाता है ग्रेटर कर्वेचर की अगर अल्सर्स हैं तो फिर लाजमी बात है, अगर लेफ्ट हाफ पे है तो लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक जाएगी, राइट हाफ पे है तो राइट वाली जाएगी। अगर अल्सर स्टमक की पोस्टीरियर वॉल के पीछे है तो फिर स्प्लेनिक आर्टरी। ठीक है, सो 5 पॉइंट्स हैं, 5-6 पॉइंट्स हैं इसमें, इस एक डायग्राम के अंदर, कि लोकेशन ऑफ द अल्सर और उसके पीछे जो आर्टरी है वो क्या। और फाइनली वो आपको ये सवाल पूछते होते हैं कि ये जो अल्सर्स हैं, जब ये इन आर्टरीज के अंदर घुस जाते हैं किसी भी आर्टरी में, व्हाट इज द क्लिनिकल प्रेजेंटेशन? तो याद रखिएगा, पेशेंट प्रेजेंट्स विद हेमेटिमेसिस। हेमेटिमेसिस मींस फ्रेश रेड ब्लड with vomiting, fresh red blood with vomiting, this is called hematemesis। और ये यंग लोग होते हैं, और हिस्ट्री भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। कौन से पेशेंट्स में अल्सर के चांसेस ज्यादा होते हैं? वो पेशेंट जो दवाइयां खास तौर पे NSAID एनसेड्स लेते हैं, उनमें ब्रूफन की टैबलेट्स आती हैं, उसमें डेक्लोरान की टैबलेट्स आती हैं। ये जो पेशेंट्स होते हैं इनके अंदर देयर इज टेंडेंसी कि इनके अंदर गैस्ट्रिक अल्सर्स या म्यूकोजल अल्सर्स बनने के चांसेस हमेशा ज्यादा होते हैं। सो ये या ओल्ड एज लोग होते हैं जिनको जॉइंट पेन होती है। अब जॉइंट पेन के लिए बेचारे अक्सर क्या करते हैं, दे टेक पेन किलर्स, और यही पेन किलर्स बाद में क्या करते हैं, उनको गैस्ट्रिक अल्सर्स, एंड देन दे प्रेजेंट इन इमरजेंसी विद द परफोरेशंस, ठीक है, विद ब्लीडिंग। अच्छा, अल्सर की कॉम्प्लिकेशंस का सवाल आता होता है कि कहीं पे भी अल्सर अगर हो जाता है तो उसकी 3-4 बड़ी कॉम्प्लिकेशंस हैं, याद रखिएगा। हर अल्सर कैन ब्लीड, so there can be bleeding, number 1. Ulcer can penetrate into the other organs, जो साइड पे ऑर्गन्स पड़े हैं उनमें घुस जाते हैं। So जो posterior अल्सर्स यहाँ पड़े होते हैं ना, they enter into the pancreas and they also cause pancreatitis, ठीक है। फिर जो अल्सर्स होते हैं ना, खास तौर पे यहाँ पर ड्यूडिनल अल्सर्स जो होते हैं, ये साथ साथ क्या करते हैं, हीलिंग होती है तो फाइब्रोसिस हो जाती है, और वो जो फाइब्रोसिस है वो ड्यूडिनम का रास्ता यहाँ से तंग कर देती है, दैट लीड्स टू ऑब्स्ट्रक्शन, इसे कहा जाता है गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है, स्टमक को। और ये पेशेंट्स आपके पास प्रेजेंट करते हैं विद वॉमिटिंग, क्योंकि आगे आगे फूड जाता ही नहीं है बिकॉज ऑफ द नैरोइंग एट द पाइलोरस, ठीक है। सो पाइलोरिक स्फिंक्टर की सॉरी पाइलोरस की स्ट्रक्चर्स बन जाती हैं, नैरोइंग बन जाती है, उससे ये होते हैं। सो 3 बड़ी कॉम्प्लिकेशन ऑफ अल्सर्स मैंने आपके बताई हैं, ब्लीडिंग है, पेनिट्रेशन है इनटू द अदर ऑर्गन्स, फाइब्रोसिस है, गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन, सॉरी फाइब्रोसिस की वजह से गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन है, and the last and the most dangerous is the peritonitis। या peritonitis क्यों होगा? क्योंकि जब अल्सर फट जाएगा, that is called perforation of the ulcer। जब अल्सर परफोरेट कर जाएगा into the peritoneum, that will leads to peritonitis। so peritonitis का जो पेशेंट है वो कैसे आएगा? वो सिवियर एब्डोमिनल पेन के साथ। अगर आपको मैं एक बिल्कुल क्या उसे कहते हैं ना, क्लू दूं ना, अगर पेशेंट आए विद डिस्टेंडेड एब्डोमेन, ये तो आपको शायद नजर ही नहीं आएगा, लेकिन चलो, डिस्टेंडेड एब्डोमेन मतलब स्ट्रेच हुआ उसका एब्डोमेन होगा, फुली डिस्टेंडेड,
बोर्ड लाइक रिजिडिटी, बोर्ड लाइक रिजिड, यानी जैसे लकड़ी का होता है ना कोई पीस हार्ड, जस्ट लाइक अ बोर्ड, उस तरह एब्डोमेन, रिजिड एब्डोमेन होगा, ठीक है। पेन होगी, वॉमिटिंग होगी, नो बाउल साउंड्स, आप स्टेथ लगा के सुनोगे कुछ नहीं सुनाई देगा, कोई बाउल साउंड्स नहीं आएगी। नॉर्मली हम स्टेथ लगा के सुनते हैं तो उसमें गुड़ गुड़ की आवाज आती है, याद है। अक्सर हम, अगर हम खाली पेट भी हो तो आपको अक्सर उसमें आपको एक मूवमेंट ऑफ द फ्लूइड जो अंदर हो रहा होता है उसकी साउंड आपको सुनाई देती है, ठीक है। यहाँ कोई बाउल साउंड्स नहीं होगी। इस पेशेंट ने नो पासिंग ऑफ स्टूल एंड, ना हवा खारिज होगी, ना उसको फ्लैटर सॉरी स्टूल पास होगा। अगर ये सारी कंडीशंस आ रही हैं, दिस इज बेसिकली कॉल्ड एन acute abdomen, ठीक है। acute abdomen या पेरिटोनाइटिस, याद रखिएगा। इसको acute abdomen और पेरिटोनाइटिस कहते हैं। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर्स में मैं बताऊंगा। और याद रखिएगा कि ये जो acute abdomen है, इट कैन बी बिकॉज ऑफ एनीथिंग। हो सकता है कहीं अल्सर परफोरेशन हो गई हो सकता है कहीं इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो गई हो। सो एनीथिंग जो है कैन कॉज दिस कंडीशन। सो जिसको इसको acute abdomen कहते हैं। और फिर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसका जो ट्रीटमेंट है ना, आपने बुक्स में लिखा हुआ है कि अगर ये पेशेंट आपका सूरज निकलने के बाद आया है, तो सूरज ढलने से पहले पहले इसको ऑपरेट कर दें। और अगर ये सूरज ढलने के बाद आया है, तो सूरज निकलने से पहले ऑपरेट कर दें। सो यू हैव वेरी लिमिटेड टाइम। सो आपको इमीडिएट डिसीजंस लेने होते हैं और लेप्रोटमी करके यू हैव टू ओपन द एब्डोमेन, यू हैव टू ट्रीट द कॉज एंड देन यू कैन मैनेज दिस पेशेंट, ठीक है जी। सो दिस वाज ऑल अबाउट द सम एडिशनल थिंग रिगार्डिंग द डिजीजेस ऑफ द स्टमक।